हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से इंडोक्राइन सिस्टम में फोर्थ इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है पाराथायरॉयड ग्लैंड। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मेनली 4 इंडोक्राइन ग्लैंड को क्या किया था, कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग का फर्स्ट था पाइनल ग्लैंड, सेकेंड था हम लोग का हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थर्ड था हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड और फोर्थ था हम लोग का थायरॉयड ग्लैंड। इस सारे ग्लैंड का हम लोग लोकेशंस, फंक्शंस, सिक्रेशंस और इसके कारण हम लोग के बॉडीज के अंदर रेगुलेशंस, ये सारे चीज को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो हम लोग के बॉडीज के अंदर रिमेनिंग जो 6 इंडोक्राइन ग्लैंड बच गए थे, ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड का हम लोग इस वीडियो में सिक्रेशंस, रेगुलेशंस एंड फंक्शंस देखेंगे कि ये कैसे कैसे हम लोग के बॉडीज के अंदर वर्क करता है और कैसे कैसे ये हम लोग के बॉडीज के एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम लोग का जो 5th जो इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने हम लोग को वो कौन सा है, पाराथायरॉयड ग्लैंड। तो सबसे पहला नंबर बात है कि पाराथायरॉयड का जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे लोकेट करता है, तो आपको क्या बोलना है कि पाराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो हम लोग का थायरॉयड ग्लैंड से जस्ट थोड़ा सा नीचे क्या करता है, लोकेट करता है। मतलब नेक रीजन के पास ही इसका रहेगा लोकेशंस, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा, थायरॉयड ग्लैंड के नीचे रहेगा। अब बात आता है कि थायरॉयड ग्लैंड हम लोग के जो बॉडीज है उसमें क्या सीक्रेट करता है। तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है, जिस हार्मोन को हम लोग मेनली बोलते हैं पाराथायरॉयड हार्मोन। मतलब इसके नाम में ही सिर्फ आपको क्या लगाने हैं, हार्मोन्स। क्लियर है, मतलब पाराथायरॉयड लिखना और उसमें हार्मोन लगा देना है। क्लियर है, और जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं पीटीएच, मतलब P फॉर पाराथायरॉयड और H फॉर हार्मोन। बात क्लियर है। और ये जो है हम लोग, ये हार्मोन जो है हम लोग के बॉडीज के इनसाइड रेगुलेट करता है कैल्शियम और फास्फोरस को। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि हम लोग के बॉडीज के अंदर कौन सा हार्मोन जो है जो हम लोग के बॉडीज के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है, तो आपको क्या बोलना है, ये पाराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पाराथायरॉयड हार्मोन की हेल्प से क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। लेकिन एक बात इसमें और ये भी याद रखना है कि यदि इसका कंसंट्रेशन यदि हम लोग के बॉडीज के इनसाइड यदि घट जाए तो भी हम लोग डिजीज से सफर होंगे, बढ़ जाए तो भी डिजीज सफर होंगे। तो हम लोग इस सारे पार्ट्स को ही कवर करने इस पॉइंट में और इस वीडियो में। तो हम लोग पहले देखते हैं कि पाराथायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन क्या होगा, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, फिर इसका डिफिशियंसी से किस किस तरह का डिजीज होगा, फिर हाइपर सिक्रेशन से किस किस तरह का डिजीज होगा। तो ये सारे टर्म्स को आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा लिखा है इसका लोकेशन। यदि पाराथायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन आता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लोकेटेड इन द नेक रीजन, मतलब नेक बिहाइंड दी थायरॉयड ग्लैंड। मतलब कि ये कहाँ पे लोकेट किया, नेक से जस्ट क्या चीज है, थोड़ा सा नीचे, मतलब जस्ट बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड, मतलब उसी के आसपास में क्या करेगा, इसका लोकेशन होगा। उसके बाद है द मेजर फंक्शन ऑफ द पाराथायरॉयड ग्लैंड इज टू मेंटेन द बॉडी कैल्शियम, जो हम लोग के बॉडीज के अंदर कैल्शियम है। उसके बाद है फॉस्फेट लेवल विद इन द वेरी नैरो रेंज। ये बात याद रखना है कि यहाँ पे नैरो रेंज करने का मतलब है कि एक प्रॉपर अमाउंट में इस ग्लैंड का काम क्या चीज है, हम लोग के बॉडीज के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फेट उसकी कंसंट्रेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। सो दैट अ नर्व्स, अगर ये सीक्रेट होगा तो क्या होगा, तो हम लोग के बॉडीज के अंदर जो हम लोग का नर्व्स है, जो हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े थे, वो नर्व्स क्या करेगा, प्रॉपर बेसिस पे काम करेगा। क्योंकि यदि हम लोग को नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरा जगह जो नर्व इंपल्स कैरी होता है, तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा, ये मेनली पाराथायरॉयड मेनली इसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो नर्व्स के एक्टिविटीज में और साथ ही साथ मसल्स कंट्रैक्शन, जैसे मान ले कि हम लोग का ये फिंगर है, तो यदि ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है तो यहाँ पर भी कैल्शियम और फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा क्या है, रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर है। तो वही लिखा गया है नर्व्स एंड मस्कुलर सिस्टम करने का मतलब वही मसल्स का बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या फंक्शन प्रॉपर्ली, मतलब ये सिस्टमैटिक बेसिस पे क्या करने वाला है, वर्क करेगा। उसके बाद है द पाराथायरॉयड ग्लैंड डू दिस सीक्रेटिंग हार्मोन कॉल्ड पाराथायरॉयड हार्मोन। मतलब कि ये सारा एक्टिविटी पाराथायरॉयड ग्लैंड कैसे कंट्रोल करेगा, जब ये सीक्रेट करेगा पाराथ हार्मोन को। क्लियर है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा था, पीटीएच। बात क्लियर है। अब जो हम लोग को इसमें बात करने हैं कि हाइपो मतलब क्या होता है, लेस सिक्रेशंस, और हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में सिक्रेशंस। तो हाइपर मतलब लो अमाउंट में और हाइपर मतलब हायर अमाउंट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, लो सिक्रेशंस। बात क्लियर है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हायर सिक्रीशंस। हाइपर मतलब होता है हायर सिक्रीशंस। अब बात आता है कि यदि हम लोग के बॉडीज के इनसाइड, यदि हम लोग के बॉडी के इनसाइड काफी कम अमाउंट में यदि सीक्रेट हो क्या चीज, पाराथ हार्मोन या पाराथायरॉयड हार्मोन, तो इस हार्मोन के कारण जो डिजीज होगा वो कहलाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसका यदि मीनिंग आपसे पूछा जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस का रियल मीनिंग क्या होता है, तो आपको बोलना है कि इस डिजीज के सिचुएशंस में आपका जो मसल्स वगैरह है वो प्रॉपर बेसिस पे काम नहीं करेगा, जो बोन होगा वो काफ़ी वीक हो जाएगा, काफ़ी पतला सा बोन हो जाएगा, काफ़ी मतलब कि एकदम कमज़ोर सा हो जाता है, वो टूट भी सकता है। बहुत पर्सन में देखते हो कि जो बोन होता है वो काफ़ी एकदम पतला सा हो सकता है। आप अपनी स्किन पे भी देख सकते हैं कि ये जो बोन है कि किस तरह से इसके फिगर में दिख रहा है कि वो बोन क्या है, काफ़ी एकदम पतला सा है। और इसके कारण क्या होता है, पर्सन्स को एक जगह से दूसरा जगह में लोकोमोट करने में उसको क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके कारण क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, तो बोन बिकम वीक एंड मे बी ब्रेक। बोन क्या होगा, काफी पतला होगा और मे बी वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। बात क्लियर है। सेकेंड है डेंटल इलिशंस अगर, मतलब डेंटल इलिशंस करने का मतलब क्या है कि जो हम लोग का जो माउथ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और वो पार्ट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा दर्द करेगा। ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। क्लियर है। डिफेक्ट्स इन इनेमल फॉर्मेशंस, मतलब कि जो हम लोग का इनेमल पार्ट जो होता है उसको भी फॉर्मेशंस में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और उसके बाद है ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ रूट्स, मतलब कि जो भी हम लोग का जो टीथ का जो रूट होता है, जहाँ से क्या चीज़ होता है, टीथ का जो इनिशिएशन होता है वो भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, रेट में चलेगा, मतलब जल्दी रिलीजिंग नहीं होगा हम लोग का टीथ का। ठीक है। उसके बाद है सलाइवा का जो सिक्रीशंस होगा, जो हम लोग के माउथ के इनसाइड जो सलाइवा का सिक्रीशंस होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब इसके कारण क्या होगा, सलाइवा का सिक्रीशंस बढ़ जाएगा। उसके बाद है हार्ट रेट जो होगा काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, हार्ट बीट जो होगा वो नॉर्मल रेट से क्या होगा, काफ़ी फास्ट होगा। और साथ ही साथ हम लोग का ब्रीदिंग रेट भी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और रिस्पायरेशंस बिकम रैपिड करने का मतलब काफ़ी फास्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू रिस्पायरेटरी मसल्स स्पैन्स, मतलब क्या होता है कि जो हम लोग का जो रिस्पायरेटरी जो पार्ट्स है, जिसमें हम लोग का ट्रैकिया हो गया, जो भी हम लोग का ब्रोंकल्स है, ब्रोंकियोली है, जितने जो पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स का जो कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, काफ़ी स्लो होगा। तो इसके कारण हम लोग के बॉडीज के इनसाइड जो कंसंट्रेशन होगा ऑक्सीजन का क्या होगा, घटेगा, और जिसके कारण हम लोग का ब्रीथिंग रेट क्या रहेगा, काफ़ी हाई रहेगा। बात क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा हाइपोसिक्रीशन, मतलब यदि हम लोग के बॉडीज के अंदर प्रॉपर बेसिस पे पाराथायरॉयड ग्लैंड वर्क न करे तो हम लोग के बॉडीज के अंदर पाराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कमेगा, और इसी कारण क्या होगा, हम लोग के बॉडीज के इनसाइड ये सारे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है हाइपर सिक्रीशन, यदि ज़्यादा सिक्रीट होने लगे। हमने बताया था कि जब भी हम लोग के बॉडीज के अंदर कम और ज़्यादा तो दोनों में प्रॉब्लम है, तो दोनों में इसमें हाइपर सिक्रीशन में तीसरा प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टोन का फॉर्मेशन होगा, अब इसके कारण क्या होगा कि कैल्शियम का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा एक पार्टिकुलर पॉइंट में किडनी के इंसाइड, और वो क्या चीज़ का रूप ले लेगा, स्टोन का। तो इसके कारण स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा किडनी के इंसाइड। क्लियर है। उसके बाद लॉस ऑफ मस्कुलर टोन्स करने का मतलब कि पार्शियल कंट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो मस्कुलर पार्ट है, जहाँ पे हम लोग का ज्वाइंट पार्ट है, उस जगह पे क्या होगा, कैल्शियम डिपोजिट होगा, तो वहाँ पर भी स्टोन होगा और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टोन्स के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग अकर, मतलब कि बार बार क्या होगा, किसी तरह का एलर्जी होगा, मतलब यहाँ पे नोजिस करने का मतलब, नोजिया करने का मतलब किसी भी तरह का एलर्जिक प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, और वोमिटिंग होगा, मतलब कि कंटिन्यू क्या होगा, वोमिटिंग होना स्टार्ट रहेगा, मतलब वोमिटिंग आते रहेगा। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे जो हम लोग का फिफ्थ जो इंडोक्राइन ग्लैंड था वो था पाराथायरॉयड ग्लैंड। तो पाराथायरॉयड ग्लैंड का हम लोगों ने देखा फंक्शंस, सिक्रीशंस, रेगुलेशंस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट हम लोग का ब्लड और बोन्स में और बॉडी पार्ट में क्या करता है, रेगुलेट करता है। और उसके बाद इसके ज़्यादा और कम सीक्रेट होने से, तो ज़्यादा कम सीक्रेट होने से और ज़्यादा सीक्रेट होने से
इस तरह के प्रॉब्लम क्या होंगे हम लोग के बॉडीज के अंदर एराइज्ड होंगे। बात क्लियर है। तो अब हम लोग पाराथायरॉइड ग्लैंड को कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखते हैं 6th इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। तो हम लोग देखते हैं कि ये थाइमस ग्लैंड हम लोग के बॉडीज के अंदर क्या कुछ फंक्शंस करता है। पहले तो इसका लोकेशन, तो ये हम लोग का चेस्ट रीजन के पास रहता है, मतलब इसका लोकेशन यदि पूछा जाए तो ये चेस्ट रीजन के पास लोकेट करता है, और इसके कारण हम लोग के बॉडीज को इम्यूनिटी मिलता है। वो सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग को जो नेक्स्ट जो इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने हैं वो है हम लोग का थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का फर्स्टली जो है वो लोकेशन यदि आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है, चेस्ट रीजन के पास। और इसका फंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसको आप फंक्शंस को कैसे समझिएगा। इसके फंक्शंस को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि क्या, जैसे हम लोग के कंट्रीज़ में या किसी भी कंट्रीज़ में कैसे कोई सैनिक काम करता है। जब भी कोई सोल्जर जो होता है वो जैसे काम करता है तो उससे पहले क्या मिलता है, उसको ट्रेनिंग मिलता है। क्लियर है। और जब उसको ट्रेनिंग मिलता है तो क्या करता है, वो मेनली किसी भी तरह के दुश्मन से क्या करता है, वो लड़ता है। तो उसी को याद करते हुए, उसी को माइंड में रख के आपको फंक्शन किसका समझना है, थाइमस ग्लैंड का फंक्शन समझना है। तो इसके फंक्शंस को ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ आवर चेस्ट रीजन, मतलब कि यह चेस्ट रीजन के जस्ट लाइक अ फ्रंटल पार्ट पे क्या करेगा, लोकेट करेगा। तो लोकेशंस तो क्लियर होगा। मेन बात है इसका सिक्रीशंस और फंक्शंस का। तो ये करता क्या है कि एक हार्मोन रिलीज करता है, जिस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। और इस हार्मोन के हेल्प से जो हम लोग के बोन मैरो में जो टी सेल का फॉर्मेशन होता है, जो टी सेल बनता है, उस इमेच्योर टी सेल को क्या किया जाता है, कलेक्ट करता है। क्लियर है। और कलेक्ट करके ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है, उसको मैच्योर करता है, उसको ट्रेन करता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रेनिंग देता है। और इस तरह से जब वो मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से जब वो ट्रेन हो जाता है, तो इसको बॉडी पार्ट में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, इस टी सेल को। अब इस टी सेल का हमारे बॉडीज के अंदर फंक्शंस क्या है भाई, तो ये हम लोग के बॉडीज के इनसाइड जितने भी फॉरेन सेल हैं, जस्ट लाइक जितने जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग सेल है, उस सेल को क्या करता है, किल्ड करता है। उस तरह के डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करता है और हम लोग को फाइनली क्या देता है, इम्यूनिटी देता है। मतलब किसी भी तरह के डिजीज से लड़ने का क्या देता है, क्षमता देता है। बात क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसी के फंक्शंस को। यहाँ पे गौर से समझिएगा कि द फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड इज टू रिसीव इमेच्योर टी सेल, मतलब जो इमेच्योर टी सेल उसको रिसीव किया एंड दैट प्रोड्यूस इन अ जो टी सेल कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, रेड बोन मैरो में। कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, रेड बोन मैरो में। ठीक है। और मैरो एंड ट्रेन देम, उसको ट्रेन किया। क्लियर है। एंड द बॉडी यूज मैच्योर टी सेल हेल्प टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल। यह जो हम लोग का बॉडी जो ऑर्गेन पार्ट है, उस टी सेल का किस रूप में यूज किया, अपने आप को किसी भी तरह के डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने में। ठीक है। तो डिस्ट्रॉय मतलब उसको किल्ड करने में। क्लियर है। कैंसरस टी सेल काफी डेंजरस सेल होता है हम लोग के बॉडी के अंदर, तो इसको भी मारने में ये हेल्प करता है। क्लियर है। और फॉरेन पार्टिकल जस्ट लाइक किसी भी तरह का डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह के हार्म कॉजिंग कंपोनेंट हम लोग के बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, किल्ड करता है। बात क्लियर है। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये प्रोवाइड क्या कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है ऑर्गेन पार्ट को। बात क्लियर है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए कि किसी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है, जो उसका थाइमस ग्लैंड है, वह प्रॉपर बेसिस पे वर्क नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग देखे थे ना, पाराथायरॉइड ग्लैंड प्रॉपर बेसिस पे काम नहीं किया तो पर्सन को बहुत तरह का डिजीज हुआ। तो उसी तरीका का इसमें यदि पूछ दे कि बताइए कि यदि हम लोग का थाइमस ग्लैंड प्रॉपर बेसिस पे वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, तो इसका सिंपल आंसर होगा कि यदि हम लोग के बॉडीज के अंदर जो चीज़ हो रहा था, किसके हेल्प से, थाइमस ग्लैंड के हेल्प से, वो सारा चीज़ नहीं होगा। तो क्या हो रहा था, तो फॉरेन पार्टिकल को किल कर रहा था, हम लोग को इम्यूनिटी दे रहा था, तो ये इम्यूनिटी नहीं मिलेगा और पर्सन जो होगा वो कंटिन्यूसली बेसिस पे क्या रहेगा, किसी न किसी डिजीज से हमेशा क्या रहेगा, सफर्ड रहेगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि इफ थाइमस ग्लैंड do not function disease,
मतलब कि यदि हम लोग के बॉडीज के इनसाइड थाइमस ग्लैंड प्रॉपर बेसिस पे वर्क ना करे तो हम लोग के बॉडीज के अंदर किसका डिफिशियंसी होगा, थाइमोसिन हार्मोन का। और थाइमोसिन हार्मोन के न सिक्रीट होने से और न रहने से हम लोग के बॉडीज के अंदर कंटिन्यू डिफिशियंसी होगा किसका, टी सेल का। और जब टी सेल का कमी होगा तो कोई भी तरह का डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इजीली हमारे बॉडीज के अंदर जाएगा और वो हर तरह के ऑर्गन पार्ट पे अटैक करेगा और इसके कारण हम लोग का जो ऑर्गन पार्ट है वो क्या होगा, फंक्शन लेस हो सकता है और इसके कारण पर्सन का डेथ भी हो सकता है। बात क्लियर है। तो हम लोग के बॉडीज के अंदर जो थाइमस ग्लैंड है वो प्रॉपर बेसिस पे क्या प्रोवाइड कराया, इम्यूनिटी। ठीक है। तो जैसे इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग के कंट्रीज में यदि हम लोग का जो सैनिक जो सोल्जर है वो न रहे तो क्या होगा, कोई भी जो आतंकवादी है, कोई भी जो टेररिस्ट है वो इजीली हम लोग के कंट्रीज पे अटैक कर देगा और इसके कारण हम लोग को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए जस्ट लाइक अ सोल्जर की तरह यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है टी सेल। और इस किसके हेल्प से कर रहा है, तो वो हम लोग के थाइमस ग्लैंड की हेल्प से कर रहा है। तो थाइमस ग्लैंड का लोकेशन, सिक्रीशंस, फंक्शंस और डिफिशियंसी होने से किस तरह का कंडीशंस आएगा ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हम लोग का पेंक्रियाज और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या कुछ रेगुलेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, इसके कारण क्या कुछ फंक्शंस होता है हम लोग के बॉडी के इनसाइड। तो हम लोग का नेक्स्ट क्या है, पेंक्रियाज। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो इधर का पार्ट हम रफ कर देते हैं। मतलब यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पेंक्रियाज क्या होता है, इसका लोकेशंस क्या होता है और इसका क्या कुछ फंक्शंस होता है, तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि जो पेंक्रियाज होता है वो दोनों तरह का ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। यदि ये एंडोक्राइन ग्लैंड होगा तो इसका मेन फंक्शंस क्या होगा, हार्मोन रिलीज करना। यदि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा तो इसका मेन काम होगा डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करना। बात क्लियर है। और इसका लोकेशंस, यदि इसका लोकेशंस पूछा जाए तो ये एब्डोमेन पार्ट्स में लोकेट करता है। मतलब कि ये हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग का जो स्टोमस का ड्यूडेनम रीजन होता है इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट्स पे क्या करता है, ये लोकेट करता है। तो इसका लोकेशंस यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं। जो हम लोग का पेंक्रियाज है इस पार्ट पे क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसका फंक्शंस। तो हमने फंक्शंस में दिखाया, पहले इसका जो लोकेशंस है उसको हमने लिख दिया है कि द पेंक्रियाज इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन। जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोग का एक पार्ट क्या था, एब्डोमेन कैविटी। तो इसमें कौन लोकेट करेगा, पेंक्रियाज। तो याद रहेगा। उसके बाद है द पेंक्रियाज हैज टू मेन फंक्शंस। इसका पेंक्रियाज के कितने फंक्शन हो जाएंगे, दो। पहला क्या हो जाएंगे, तो पहला इसका एक्सोक्राइन फंक्शंस होगा जिसमें ये क्या रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को, जिसको हम लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं कि ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डाइजेस्टिव एंजाइम के फॉर्म में ये ट्राइप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज सीक्रेट किया था और इसके हेल्प से हम लोग का क्या हुआ था, फूड का डाइजेशन हुआ था। तो वो तो हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ने, हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो इसमें उसके बाद है इंडोक्राइन। एंड इंडोक्राइन फंक्शन इज टू रेगुलेट ब्लड शुगर। जो इसका मेन फंक्शंस होगा कि हम लोग के बॉडीज में ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस और रेगुलेट करने में पेंक्रियाज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन आता है कि पेंक्रियाज जो हार्मोन रिलीज करता है वो कितना करता है और उस हार्मोन का क्या फंक्शंस होता है। तो याद रखना है कि पेंक्रियाज जो है वो दो हार्मोन को रिलीज करता है, एक जो होता है इंसुलिन और दूसरा जो होता है वो ग्लूकागोन। और इसी दोनों हार्मोन की हेल्प से हम लोग का ब्लड शुगर लेवल बैलेंस भी रहता है और इंक्रीज भी करता है। ठीक है। तो इसी को यहाँ पे ध्यान से थोड़ा गौर से इसको समझना है इसी बात को। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि द इंडोक्राइन कंपोनेंट्स ऑफ द पेंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट सेल। मतलब एक बात याद रखना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि किस सेल की हेल्प से, मतलब मान लीजिए कि पेंक्रियाज है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका अलग अलग तरह का सेल होगा। एक ऑर्गन में दो तरह का सेल है जिसमें एक सेल का नाम है आइलेट सेल, जिस सेल का मेन फंक्शन है कि ये हार्मोन बनाएगा। ठीक है। अदर सेल जो होंगे वो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाएंगे, लेकिन जो आइलेट सेल होंगे पेंक्रियाज का उसका काम क्या होगा, हार्मोन बनाना। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, आइलेट सेल दैट क्रिएट्स एंड रिलीज अ इम्पोर्टेंट हार्मोन। ठीक है। इंपॉर्टेंट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। जो ये हार्मोन बनाएगा उसको डायरेक्टली कहाँ छोड़ देगा, ब्लड में, और ब्लड की हेल्प से पूरे ऑर्गन पार्ट में क्या हो जाए, कैरी होगा। ठीक है। उसके बाद ये हार्मोन है क्या, तो यही अब मेन बात है। तो यहाँ पे है द टू ऑफ द मेन पेंक्रियाटिक हार्मोन आर इंसुलिन। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, तो इंसुलिन का फंक्शन है कि विच एक्ट्स टू लो ब्लड शुगर। मतलब कि ये ब्लड शुगर को क्या करता है, कम करता है। मतलब हमारे बॉडीज में इंसुलिन का बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है
कि हम लोग के बॉडीज़ के अंदर इंसुलिन, मतलब हम लोग के बॉडीज़ के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको क्या रखता है, बैलेंस रखता है, ठीक है। और इसी के जस्ट अपोजिट में काम कौन काम करेगा, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ग्लूकागॉन विच एक्ट्स टू राइज ब्लड शुगर, मतलब इसके कारण क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आप इक्वेशन से थोड़ा अच्छे समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो फूड लेते हैं, तो हम लोग फूड किस फॉर्म में लेते हैं, हम लोग फूड लेते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। हम लोग फूड किस फॉर्म में लिए, ग्लूकोज। लेकिन आपको याद होगा कि हम लोग एनिमल बॉडीज में फूड जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट क्या होगा, ग्लाइकोजन में, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C24H42O21। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन, ठीक है। ये हम लोग का स्टोर फूड है, हम लोग इस फॉर्म में खाएं, इस फॉर्म में ये स्टोर हो गया। अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होने में कौन सा हार्मोन हेल्प किया, तो ये इंसुलिन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम लोग का कौन सा हार्मोन आ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन आ जाएगा। जो इंसुलिन हार्मोन है इसके हेल्प से हम लोग का क्या चीज में क्या कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो रिवर्स प्रोसेस होगा, जो ये ग्लाइकोजन है फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इसको कन्वर्ट करवाने में कौन हेल्प करेगा, तो वो हम लोग का जो आ जाएगा वो ग्लूकागॉन होता है। इसमें जो हम लोग का सर्किट कंडीशंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हम लोग का यहाँ पे क्या चीज़ है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जैसे मान लीजिए C24H42O21, ये ग्लाइकोजन है, ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका ग्लूकोज में, C6H12O6। इससे इसमें ये हम लोग का फिर से क्या था, ग्लाइकोजन, और ये क्या है, ग्लूकोज। तो यदि क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कराने किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वह है ग्लूकागॉन का। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन आ जाएगा, ग्लूकागॉन, ठीक है। और ग्लूकागॉन के आने से जब ये हार्मोन आएगा तो ऑब्वियस बात है हार्मोन का डिफिशियंसी होगा, और इसके कारण क्या होगा कि जो हम लोग का फूड, जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हम लोग के ब्लड में ज़्यादा रहेगा, तो होगा क्या कि ग्लूकोज ब्रेक करेगा। अब ये ग्लूकोज जो C6H12O6 है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो क्या रिलीज करेगा, CO2H2O और ATP एनर्जी। मतलब हम लोग का नॉर्मल रेट से जो पहले है वो ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, और जिसके कारण अगर ये हो रहा है किसके कारण, इंसुलिन के डिफिशियंसी के कारण। और जब इंसुलिन का डिफिशियंसी होगा तो पर्सन एक डिजीज से सफर हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे डायबिटीज। मतलब ये अगर डेंजरस टाइप का डिजीज होता है, इसमें पर्सन का क्या होता है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, इसका ब्रीथिंग रेट भी काफ़ी फास्ट रहता है, रिस्पिरेटरी रेट भी क्या रहता है, काफ़ी फास्ट रहता है, हार्ट बीट काफ़ी फास्ट होता है। और इस सिचुएशंस में पर्सन को भूख बहुत जल्दी लगता है, पर्सन थक भी बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि उसका ग्लूकोज जल्दी खत्म हो जा रहा है। क्यों खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उसके बॉडीज में तो इंसुलिन है ही नहीं, जो क्या चीज़ में क्या चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होगा, डायबिटीज। तो इसको हम लिख लेते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉल्ड डायबिटीज। तो इसको मिटा देते हैं पहले, कॉज्ड डायबिटीज। मतलब यदि पर्सन्स के बॉडीज में किसका डिफिशियंसी हो जाए, इंसुलिन का, तो पर्सन क्या चीज़ से सफर होगा, डायबिटीज से, क्योंकि उसके बॉडीज में ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाए। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पर्सन वो खाएगा उसके बॉडीज में इंसुलिन जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा रहेगा, और पर्सन का एनर्जी जो होगा काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है। तो हम लोग का यहाँ पे जो पेंक्रियाज था, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि पेंक्रियाज एब्डोमेन पार्ट में लोकेट किया, और इसका जो मेन फंक्शंस था कि हम लोग के बॉडीज में दोनों तरह का काम करता है। ये बात तो आपको याद ही रखना है कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, तो आपको क्या बोलना है, पेंक्रियाज, ठीक है। ये दो तरह के हार्मोन रिलीज किया, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दोनों तरह के हार्मोन का अपोजिट वर्क था। इंसुलिन जहां ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था, वहीं ग्लूकागॉन जो था वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा था। यदि पर्सन के बॉडीज में इंसुलिन का कमी हो जाए तो पर्सन का ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और जिसके कारण पर्सन एक डिजीज से सफर होगा, जिस डिजीज को हम लोग क्या कहेंगे, डायबिटीज, ठीक है। तो
यहाँ तक का बात हम लोग का क्लियर हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने मेनली 3 इंडोक्राइन ग्लैंड को कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोग का पहला था क्या चीज़, पाराथायरॉयड ग्लैंड। सेकेंड हम लोग ने कंप्लीट किया थायमस ग्लैंड, और थर्ड हम लोग का था पेंक्रियास। तो हम लोग का 3 इंपॉर्टेंट जो इंडोक्राइन ग्लैंड थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे 3 रिमेनिंग जो हम लोग का इंडोक्राइन ग्लैंड बच गया है। जो हम लोग का क्या क्या बचा है, एड्रिनल ग्लैंड, और तो हम लोग का नेक्स्ट था हम लोग का टेस्टिस एंड ओवरी। ये 3 इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज का वीडियो में हम लोग का जितना जो बात था वो हम लोग ने कंप्लीट किया है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए